Hi guys, Assalamu alaikum. This is CS 301 Data Structure. आज न्यू कोर्स का आगाज करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं काहलो ऑफिशियल्स और मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। बेसिकली सबसे पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स बनना तो कुछ प्रोग्रामर BSc कंप्यूटर साइंटिस्ट IT एक्सपर्ट चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ने से जान क्यों छुड़वाते हैं। बात एक्चुअली ये है कि अगर कोई भी लेक्चर अगर वो 1 घंटे का है या 40 मिनट का है, जितना नॉलेज 40 मिनट की या 50 मिनट की बात में होता है, लेक्चर में होता है, वो 5 मिनट वाले में नहीं होता। तो लिहाजा मैं अपने लेक्चर CS 101, 201, CS 601 तमाम लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ कि मेरे लेक्चर शॉर्ट नहीं होते, क्योंकि जो लोग वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, उनके साथ मैं नाइंसाफी नहीं करना चाहूँगा। और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी वीडियो को इंतहाई, यानी कि एक लेक्चर ही 50 मिनट में कवर होने वाला है, वो 5 मिनट में कवर नहीं होता। लिहाजा सब्र रखें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, अगर आपको पसंद आए। अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक किया करें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये कुछ समरी है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कहता है ड्यू टू इट्स ग्रेट कैपेबिलिटी दिस इज यूजुअली कॉल्ड अ फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है डाटा स्ट्रक्चर का, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से ये बुनियादी कोर्स भी कहलाता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ उसने बताया है कि क्या इसके गोल्स हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा, एरेज, लिंक, स्टैग, ये सारा कुछ आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ जहाँ से आपका लेक्चर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, आप इसको चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता डिस्कस करते हैं कि हमें डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है और किस किस्म की प्रॉब्लम को हम डाटा स्ट्रक्चर की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपकी बुक से ही रिलेटेड रहूंगा। ठीक है। इसके इस्तेमाल से कहता है डाटा स्ट्रक्चर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द कंप्यूटर रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट प्रोग्राम। इन चीजों को आगे आप समझ जाएंगे। एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर एंड हेल्प द मिनिमाइज द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज लिंक मेमोरी डिस्क कंप्यूटर आर द गेटिंग मोर पावरफुल विद द पैसेज ऑफ टाइम with the increase in CPU speed in gigahertz, availability of the faster network, maximization of the disk space. Therefore, the people have started solving the more and complex problem as the computer application are become complex. So there is need for the most resources. This does not mean that what we should have buy new computer to make the application execute faster. बेसिकली इस सारे पैराग्राफ में वो बात ये बता रहा है कि दिन ब दिन कंप्यूटर का दौर आगे जाता जा रहा है, प्रोग्राम बनते जा रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। अब वो कहता है एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट फास्टर एंड हेल्प, यानी कि जो डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है ये एक प्रोग्राम को लिखने की एक टेक्निक है जिसमें आप प्रोग्राम को इस तरह से लिखते हो कि इसको प्रोग्राम बनाने के बाद आपका जो कंप्यूटर होता है, वही कंप्यूटर जो पहले स्लो चल रहा होता है अब वो फास्ट चलता है। इस काम के लिए आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। ये बात नहीं है कि पहले आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा था तो अब आप एक जाके मार्केट से एक अच्छे वाला कंप्यूटर खरीद लें, एक बड़ी स्पेस डिस्क खरीद लें कि आपका डाटा ज्यादा आ जाए। इन चीजों से आपका कंप्यूटर तेज नहीं हो जाएगा, फास्ट नहीं हो जाएगा। अच्छा कंप्यूटर खरीदने से हो सकता है कि थोड़ी सी स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाए, लेकिन कभी कभी हमें एक अच्छे कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती, हमें एक अच्छे प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसके चलाने से हमारे कंप्यूटर की एक्सेस रिस्टोरिंग स्पीड जो है ज्यादा हो जाती है। मतलब कि ये ज्यादा जल्दी आंसर हमें दे, मतलब कि कंप्यूटर का तेज होना कुछ अलग है लेकिन जल्दी जवाब देना कुछ अलग है। ये जल्दी जवाब दे, हमें कम से कम मेमोरी दे,
ये सारी जो है एक प्रोग्रामिंग है और इसको कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसने बोला है कि विद द इंक्रीज इन द सीपीयू स्पीड, सीपीयू की स्पीड इंक्रीज नहीं की जा सकती, सिर्फ प्रोग्राम को एक्सेस करने की स्पीड ज्यादा हो सकती है। नेटवर्क मैक्सिमाइज डिस्क स्पेस, हमें डिस्क स्पेस की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग होती है। कहता है दिस इज नॉट मीन दैट वी शुड बाय अ न्यू कंप्यूटर, हमें एक बड़ा कंप्यूटर खरीद लेना चाहिए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। उसके बाद आगे कहता है ये सोल्यूशन जो है हम किसकी मदद से हासिल कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की मदद से। ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक को डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ें, इसमें एटलीस्ट आपके 2 से 3-4 क्विज बना सकता है वो। कहता है व्हाई डज ऑर्गेनाइज द डाटा मीन्स, सॉरी व्हाट डज ऑर्गेनाइजिंग द डाटा मीन, मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है that a data should be arranged in a way that is easily access, मतलब कि डाटा को इस तरह से, मतलब एक डाटा आप कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर रख दो, है वो भी डाटा, और एक डाटा आप इतनी खूबसूरत तरतीब से रखो कि एक के बाद दूसरा, ठीक है, या के बाद दीगरे आप उसको एक्सेस कर सको। इसको कहते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कि तरतीब से करना, जिसको आसानी के साथ आप एक्सेस कर सको। ठीक है, कहता है डाटा इज द इनसाइड द कंप्यूटर एंड वी वांट टू सी इट। ठीक है, हम इसको कंप्यूटर के इनसाइड, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। कहता है आज तो परफॉर्म द सम कैलकुलेशन ऑन इट, मैं आज से परफॉर्म द सम कैलकुलेशन ऑन इट, मतलब जो डाटा कंप्यूटर के अंदर है हो सकता है हमें उस पर कैलकुलेशन करनी पड़े। कहता है सपोज, ये एक एग्जांपल है, कहता है सपोज द डाटा कंटेन सम नंबर एंड प्रोग्राम्स वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्टैंडर्ड डिवीजन एटीसी, मतलब कुछ भी वो उस पे करना चाहता है, कैलकुलेशन करना चाहता है। मे बी वांट टू हैव द लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड वांट टू सर्च पार्टिकुलर नेम ऑन इट, मतलब कहता है कि लिस्ट ऑफ द नाम, जो नाम है उसकी लिस्ट पड़ी हुई है। तो कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड, इस तरह के जो डाटा स्ट्रक्चर और ये यूज होते हैं। ये आपका क्विज वो बना सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद कहता है समटाइम यू मे रियलाइज दैट एप्लीकेशन इज टू स्लो एंड टेकिंग मोर टाइम, मतलब समटाइम वो कहता है एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्लो है और बहुत ज्यादा टाइम लेती है। देयर आर द चांसेस दैट इट मे बी ड्यू टू डाटा स्ट्रक्चर, बहुत प्यारी बात कही है, ड्यू टू नॉट सीपीयू स्पीड। वो कहता है कि कंप्यूटर की स्पीड जो है दिमाग की वजह से नहीं, सम टाइम कहता है कि एक प्रोग्राम है, जैसा कि मैं कहता हूं कि एक प्रोग्राम मैं खोलता हूं एमएस वर्ड, तो वो खुलते खुलते बहुत देर लेता है। ठीक है, आपका अगर देखो फर्ज कर लो सम टाइम आपका विंडो का फर्क होता है, तो आपका विंडो बहुत देर लगा के ओपन करता है, तो ये डाटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है। ये वजह नहीं है कि आपका कंप्यूटर स्लो है या आपका सीपीयू स्लो है, ये डाटा स्ट्रक्चर है कि प्रोग्राम डाटा स्ट्रक्चर उसका ठीक नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये समझने वाली हैं, आगे जाके आप इसमें प्रोग्रामिंग करोगे। कहता है इन द असाइनमेंट यू विल बी चेक द वेदर द डाटा स्ट्रक्चर इज द, मतलब आगे वो कहता है कि आप जो असाइनमेंट बनाओगे उसमें आप समझ जाओगे। यू मे हैव 2 डाटा स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू डिसाइड द विच वन इज मोर सूटेबल फॉर, मसलन वो कहता है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कहता है 2 हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक एरे है, एक लिस्ट है, क्वी है, कुछ भी डाटा स्ट्रक्चर है। कहता है यू मे हैव टू डिसाइड इनमें से ज्यादा कौन सी ज्यादा तेज है। मसलन एक प्रोग्राम, 2 मैंने डाटा स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक की वजह से एक प्रोग्राम उसने जल्दी खोल दिया है, जल्दी उसको रन कर दिया है, दूसरे ने जरा देर से किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने देर से किया वो अच्छा नहीं है। अब फर्ज करो ये दोनों छोटे प्रोग्राम थे, अगर कोई बड़े वाले प्रोग्राम हो तो जिसने वो काम देर में किया था अब वो काम जल्दी कर दे, क्योंकि वो बड़ी पावर से निपटने की ताकत रखता है, और जिसने पहले बड़ी जल्दी से किया था अब उससे वो ओपन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं हो सकता कि जिसने यहाँ पे काम देर से किया तो वो अच्छा नहीं है और जिसने वहां पे स्पीड में कर दिया वो ज्यादा अच्छा था। ये डिपेंड करता है कि कितना साइज चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, ये बहुत सारी आगे टेक्निक्स हैं। उसके बाद ये सारी जितनी भी बात बताई है ये उसने लिख दी है कि इन द कंप्यूटर वी हैव हार्ड डिस्क, मेमोरी, हार्डवेयर, सेकेंडली हैव द टाइम, मतलब एक टाइम लेता है, एक मेमोरी लेता है। सपोज वी हैव सम प्रॉब्लम, ये सारी आप ये रीड करें जो बात बताई है कि एक टाइम ज्यादा लेता है, एक मेमोरी ज्यादा लेता है, हर एक अपनी जगह पे अहमियत का हामिल है। ठीक है, इसको आप रीड कीजिए। दिस मीन दैट वी हैव टू राइट द प्रोग्राम कंसीडर रिसोर्स अचीव सम सॉल्यूशन सून एज सून पॉसिबल। उसके बाद कहता है वी मीन नीड फास्टर एंड बेटर सीपीयू व्हिच कैन बी परचेज सम टाइम, मतलब कहता है कि अच्छा कंप्यूटर ले लो, वो काम दे सकता है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर इज मस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन कंप्यूटर आपका बिल्कुल स्लो है, जैसे पेंटियम 1 या पुराने कंप्यूटर है, तो फिर भी बात नहीं बनेगी। कहता है कि मजा तब आएगा कि अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर अच्छा है और आपका प्रोग्राम अच्छा है तो आपका कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए तो वो कहता है आप पैसे लगा लोगे, दुकान से पेड कर लोगे फॉर दिस। अब मेमोरी के लिए आप पेड कर लोगे, स्पेस ज्यादा ले लोगे। और जो है डाटा स्ट्रक्चर, अगर आप खुद उसको अच्छे से लिख सकते हो, अगर आप प्रोग्रामर हो, तो इसके लिए आपको जो है ना वो किसी को पे करना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए वो कहता है कि आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा और ऑल रिक्वायरमेंट्स जो है आपको खुद पूरी करना पड़ेंगी। तो यही अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो इसी चीज का आपको पे करेंगे। दिस इज एडवांटेजेस फॉर यू। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ भी वो वही बातें रिपीट कर रहा है कि सिर्फ अगर कंप्यूटर तेज है, फास्टर परचेज ऑफ द फास्टर कंप्यूटर व्हाइल स्टडीइंग दिस कोर्स डज नॉट नेसेसरली, मतलब तेज कंप्यूटर को खरीदना ही काफी नहीं है। कहता है कि डाटा स्ट्रक्चर भी अच्छी आनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर के बगैर बात नहीं बनेगी। द रेसिपी एल्गोरिथम एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर जो है एंड रेसिपी थ्रू विच कंप्यूटर प्रॉब्लम में बी रिजोल्व विद द फास्टर सोल्यूशन, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर आपको ज्यादा बेनिफिट सकता है। ना सिर्फ कंप्यूटर से गुजारा होगा अच्छे से, ना अकेले डाटा स्ट्रक्चर से गुजारा होगा। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा अहमियत की हामल है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर ठीक है तो चीज अगर फास्ट नहीं चल रही तो आपका डाटा स्ट्रक्चर उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। सिलेक्टिंग द डाटा स्ट्रक्चर, अब वो कहता है कि डाटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। वो कहता है कि सिलेक्ट करो। यहाँ पे वो कह रहा है आपने पिछली क्लासों में ऐसे ऐसे पढ़ा, वो पिछली क्लासेस में हमने भाई पढ़ा ही नहीं, शॉर्ट लेक्चर लेते रहे हैं, वही सीन है, मुझे पता है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि सपोज कर लो कि डाटा स्ट्रक्चर इज ह्यूज इन गीगाबाइट्स, ठीक है, इन गीगाबाइट्स। और अगर डाटा स्ट्रक्चर इन गीगाबाइट्स है, जीबीज में है, तो वाइल डिस्क स्पेस अवेलेबल, मतलब कि अगर डिस्क जो है हमारे पास वो एमबीज में है, 200 एमबी की है, जरूरत हमें जीबीज की है, तो फिर थोड़ी चीज में बड़ी चीज कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद प्रोग्रामिंग रेदर वी विल हैव टू बाय न्यू डिस्क, मतलब फिर ये चीज डिस्क को तो प्रोग्रामिंग ने बड़ी नहीं करना। अगर आप ऐसा प्रोग्राम लिखो तो आपकी जो 10 जीबी की 10 एमबी की डिस्क है वो उसको फाड़ के 50 एमबी की जीबी की कर देगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रोग्राम नहीं चाहिए, न्यू डिस्क खरीदनी पड़ेगी, यही बात बताई उसने, याद रखिएगा। सेकंडली कहता है it is necessary to determine the basic operations that must be support quantity resource constraint for the each operation, मतलब इसके लिए आपको वो कहता है कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस की जरूरत होती है, क्वांटिफाइव रिसोर्सेज, कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के लिए कंस्ट्रेंट्स की जरूरत होती है। मतलब कि ऐसा सोर्स चाहिए, ऐसा रिसोर्स चाहिए जो छोटी मोटी रुकावटों को इंक्रीज करते, ठीक है। इस ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, इसका बेसिकली मीनिंग होता है कुछ रुकावटें होती हैं उनके लिए ये यूज होता है, ठीक है। व्हाट डज इट्स मीन, कहता है सपोज यू हैव टू इंसर्ट द डाटा इन द कंप्यूटर और द डेटाबेस, यू हैव टू रिसर्च सम डाटा एट, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द टेलीफोन डायरेक्टरी, कुछ एग्जांपल दे रहा है टेलीफोन डायरेक्टरी की। मतलब कहने का उसका ये है कि अगर आपको किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में आपने नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, तो आपको कोई खास पार्टिकुलर नेम पर्सन की जरूरत है, तो यू वांट टू दिस क्वेरी यू शुड आंसर एज सून, मतलब आपको जल्दी से जल्दी ये बात फाइंड करनी है कि फलां असगर का नाम कहाँ पे लिखा है। वो डायरेक्टरी ओल्ड फोन जो होते थे ना, वो टेलीफोन वाले, उनके पास एक डायरी होती थी, उसमें नंबर लिखे, उसको डायरेक्टरी कहते हैं। यू मे ऐड और डिलीट सम डाटा, वो कहता है कि आपको कुछ नंबर डिलीट करने पड़ेंगे या कुछ ऐड करने पड़ेंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी आंसर देने के लिए। लेकिन कहता है इट विल बी एडवाइजेबल टू कंसीडर ऑल दीज ऑपरेशन व्हेन यू सिलेक्ट सम डाटा स्ट्रक्चर, अगर आप इस तरह का डाटा स्ट्रक्चर बना लो कि जिससे ये काम आपका चुटकियों में हल हो जाए, ये फायदा होता है डाटा स्ट्रक्चर का। फाइनली सिलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर, मतलब कहता है फाइनली आप इस तरह का डाटा बनाओगे जो ये काम आपका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे और जल्दी कर दे, यही चीज उसने सारी बताई है। You have select data structure, suppose programmer has inserted the data wants to insert the more data, यहाँ पे वो क्या कहता है, मतलब वो कहता है कि प्रोग्रामर को कुछ भी डाटा इंसर्ट करना है, सम डाटा वांट्स टू इंसर्ट द मोर डाटा, मतलब पहले भी एक डाटा बनाया उसमें कुछ मजीद डाटा वो कहता है ऐड करना चाहिए। दिस डाटा विल बी इंसर्ट इन द बिगनिंग, यहाँ तो ये शुरू में ऐड किया जा सकता है, या ये सेंटर में ऐड किया जा सकता है, या फिर ये एंड पे ऐड किया जा सकता है। डाटा स्ट्रक्चर में ये बेनिफिट होता है। कहता है लेट्स टॉक अबाउट द एरेज,
कहता है हम एरे के मतलब बात करते हैं। एंड सपोज यू हैव एन एरिया साइज ऑफ 100, डाटा में बी लाइंग इन द फर्स्ट एरे। आपने CS201 में और CS101 में और CS304 में आपने ये जो अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। कहता है यू मे लाइंग इन द फर्स्ट 50 लोकेशन ऑफ द थर्ड दिस एरे, मतलब कि वो कहता है मतलब कि 1 से लेके जब आप 100 तक गिनती करते हो तो वो कहता है फर्स्ट 50 मतलब पहले 50, तो आप शुरू में उसको ऐड कर दोगे। अगर वो कहता है कि आपने लास्ट वाले 50 में ऐड करना है तो आपने क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है तो आपने 51 से स्टार्ट करना है। इसी तरह वो कहता है अगर आपने 25 लोकेशन में कुछ ऐड करना है, इसको आपने रीड करना है, आपका क्विज बना सकता है, तो आपने 26 पे ऐड करना है, 26 to 50 तक, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है तो आपका जो पॉइंट है वो 26 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट वो कहता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत बात और इम्पोर्टेंट क्विज के हवाले से बताई गई है। कहता है कि गेट डाटा फ्रॉम 0 पोजीशन, डाटा हम 0 पोजीशन से, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है। एंड कहता है ट्रैवल एरे टिल हम 50 तक, कहता है हम जा रहे हैं, ठीक है। सपोज वी वांट टू गेट द डाटा द फर्स्ट फ्रॉम 50 लोकेशन, कहता है हमने फर्स्ट 50 से जाकर डाटा को कलेक्ट किया, फिर हमने 13 पे आ गए यानी कि नीचे डाउन में, तो कहता है इट्स मीन देयर इज नो ऑर्डर, मतलब नो सीक्वेंस नो ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है, कभी 50 पे कभी 0 पे कभी 13 पे चले गए हैं। तो कहता है वी वांट टू एक्सेस द डाटा रैंडमली, हम डाटा को रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं। और रैंडमली एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक तरतीब नहीं है कि यानी इसके बाद भाई अगले वाले से आप डाटा उठा लो, नहीं, क्योंकि कोई तरतीब ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देने वाला है। आप नेक्स्ट पोजीशन से डाटा नहीं उठा सकते क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन पता ही नहीं है, रैंडमली तो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है डाटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी क्या होती है। यहाँ पे फिलॉसफी से मुराद ये है कि कहता है कि टॉक अबाउट फिलॉसफी, कहता है हर डाटा स्ट्रक्चर की कुछ कीमतें होती हैं, कुछ कॉस्ट बेनिफिट होते हैं, नुकसान भी होते हैं। डाटा अगर कहता है अगर आप अच्छा डाटा स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो अगली दफा याद रखें कि क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा अगर आपने उसकी तमाम जरूरियात को पूरा नहीं किया। तो ये सारी फिलॉसफी है। यहाँ पे उसने कहा है कि डाटा स्ट्रक्चर मे बी बेटर देन, एक डाटा स्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है और हो सकता है कि दूसरा बेहतर ना हो, ठीक है। यहाँ पे कहता है समटाइम्स यू विल बी रियलाइज दैट टू डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर आर द सूटेबल, मतलब एक प्रॉब्लम के लिए हो सकता है कि कभी कभी 2 डाटा स्ट्रक्चर बेहतर हों फॉर दिस प्रॉब्लम। इन सच केस, इस तरह के मामलात में कहता है यू हैव टू चूज वन दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, जो कि ज्यादा बेहतर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आपका क्विज है, इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। कि जब 2 डाटा स्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम के लिए अच्छे हैं तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज। उसके बाद कैसा है, पॉसिबल टू रिप्लेस द वन डाटा स्ट्रक्चर विद द अदर वन, एक डाटा स्ट्रक्चर को दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। इफ इट डज नॉट प्रूव द सूटेबल, अगर ये सूटेबल नहीं हो सकता पहले वाला, तो कहता है वी विल रिप्लेस डाटा स्ट्रक्चर, हम इसको रिप्लेस करते हैं सो दैट रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज, इस तरह से चेंजिंग करनी है कि जो पीछे प्रोग्राम बच जाए वो जाया ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। और ये चीजें आप इस प्रोग्रामिंग में सीखोगे स्किल को। कहता है देयर आर द 3 बेसिक थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर के, वो कौन सी है, स्पेस फॉर द ईच डाटा, टाइम फॉर परफॉर्मेंस और प्रोग्रामिंग की एफर्ट्स। कि आपने जब डाटा स्ट्रक्चर को बनाना है तो उसको रन करने के लिए एक जगह तो चाहिए ना जहां पे आपने उसको स्टोर करना है, तो स्पेस की जरूरत होती है, एक अहम बात। दूसरी बात यह है कि टाइम चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि एक काम को होने के लिए, रन करने के लिए, प्रोग्राम को बेसिक ऑपरेशन करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, वो भी जरूरी है। और प्रोग्रामिंग की एफर्ट चाहिए, 3 चीजें। उसके बाद कहता है गोल ऑफ दिस कोर्स, ये मैं नहीं करवाने वाला ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोग छोटी वीडियो देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है हमारा टॉपिक एरे का। वर्ड है एरे, नॉट अरे, इधर आओ बात सुनो, अरे भी नहीं, और अरे वर्ड है एरे, एरे। अरे आपने CS201 और CS101 में पढ़ा है, और दिस इज वेरी वेरी जबरदस्त यार। कहता है ये तो आपको पता है, इंट मेन प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम हम लिखते हैं, आप पीछे लिखते आए हो। उसके बाद कहता है इंट 4, ये सारा प्रोग्राम का है। यहाँ पे कहता है इंट x6, इंट j, इंट तो इंटीजर टाइप होती है। यहाँ पे सीन क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा कम करूंगा। अब यहाँ पे अरे क्या होता है, अरे ये होता है एक्चुअली में कि आप जब बहुत प्रोग्राम लिखते हो तो एक बहुत लंबी लाइन को, लिस्ट को बताने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कीवर्ड यूज करते हैं
जो हमारी लिस्ट को बताता है। जैसे कि यहाँ पे उसने बोला इंट 6 का मतलब ये है कि जो एरे है ये 6 एलिमेंट पे मुश्तमिल है, 6 एलिमेंट पे, ठीक है। यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 तक 6 वर्ड नहीं आएगा क्योंकि 6 टोटल हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं इंट, यहाँ पे मैं कह देता हूं आपको इंट ए, इसके अंदर जो है मैं ये लगाऊंगा, क्या नाम है यार इसका, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर मैं कहता हूं इंट ए, इसका साइज क्या है 3, यानी कि जो अंदर लिखा है ये साइज है। अब ये x के आगे मैं लिख देता हूं, इसका मतलब पता क्या है, मैं आगे ये लगा के लिख देता हूं, इसका मतलब ये है कि 0 और 1 और 2 और 3 नहीं यूज होगा क्योंकि टोटल साइज 3 है, तो 3 यूज होगा, तो फिर अरे का साइज 4 है, 0 1 2 3 4। अगर 3 लिखा है तो साइज जो है वो 0 1 2 है, और सब के साथ ये आपने लाजमी लगाना है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नीचे उसने लिखा भी हुआ है यहाँ पे 0 x0 x1 x2 x3 x4 और x5, यानी कि ये जो x है ये एक यूनिक नाम है, यानी कि एक मजमूआ है, कलेक्शन ऑफ द आइटम्स है, ठीक है। और ये आगे उसका साइज जो उसका 5 था और उसके अंदर 0 1 2 3 और 0 से स्टार्ट होता है, याद रहे। उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, कहता है लेट्स रिवाइज सम ऑफ द अरे कांसेप्ट डिक्लेरेशन ऑफ द, पिछली क्लास में कहता है आप पढ़ चुके हो फ्लोट डबल। अच्छा सीन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे इंट बताया गया इंटीजर टाइप, आप यहाँ पे फ्लोट भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते हो जो कि डाटा की टाइप है, ठीक है। आप यहाँ पे डबल भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इंट यूज करो अगले में, यानी कि 0 जो है वो इंट है, x1 जो है वो फ्लोट है और ये डबल है, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं एरे में। अगर इंट यूज करना है तो सब इंट हैं, अगर आपने फ्लोट यूज करना है सब फ्लोट हैं, और अगर आपने शॉर्ट यूज करना सब शॉर्ट्स हैं, ठीक है। अरे इज द कलेक्शन ऑफ द सेल, इंपॉर्टेंट क्वेरी, ये कलेक्शन ऑफ द सेल होती है, जैसे कि ये सेल बना हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ द सेल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है पुट इंट x फर्स्ट लोकेशन, फ्लोट सेकंड, और थर्ड में कहता है वो आप लोकेशन लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर फर्स्ट में इंट है तो सेकंड में भी इंट है, सेम रखना है। कहता है x, व्हाट इज x, कहता है x इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ एटम, मतलब ये जो x बता दिया ना, इसका मतलब है कि x एक नाम है, कलेक्शन है, यानी कि x बता दिए तो सब x हैं, कलेक्शन ऑफ एटम्स है। उसके बाद क्या आगे आ जाओ जी, अरे इज द सेल आर कंटिन्यूअस इन द मेमोरी। यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कंटिगियस वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद तीसरे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये नहीं होगा 0 के बाद 3 और 3 के बाद, यानी कि एक के बाद दूसरा। ये इंपॉर्टेंट क्विज है आपका, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। उसके बाद अरे ऑक्युपाइड कंटिन्यूअस मेमोरी एरिया, यानी कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी एरिया ये गेन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्विज है आपका, ठीक है। इन द केस ऑफ द अबव एग्जांपल सम लोकेशन इज असाइंड टू x, यानी कि x के अंदर जो 0 है, ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन कैन नॉट बी कंटेन द डाटा 1, यहाँ पे वो ये समझा रहा है आपको कि 0 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ऐसा नहीं है कि 0 के बाद आप 1 और 3 ऐसे चेंजिंग करते जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया है कि 2 MB कुछ साइज दे दिए उसके बाद ये एरे के मतलब था। यहाँ पे उसने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, यहाँ पे ये काबिल गौर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहता है कि वेरिएबल x इज नॉट द एल वैल्यू, वेरिएबल, अच्छा एल वैल्यू क्या होता है, एल वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो। यहाँ पे उसने बता भी दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के, असाइनमेंट जो होती है इक्वल का साइन होता है, उसकी जो लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो ये इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे ये जो y है ये एल वैल्यू है, ठीक है, और x एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का आपने प्रोग्रामिंग में आपको पता है कि जो वेरिएबल होते हैं वो हम लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि x एक वेरिएबल है कि l वैल्यू नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि इंट a b इट कैन बी रिटन एज, b जो है यहाँ पे b एक वेरिएबल है और इज इक्वल टू वाइल 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन के b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू b है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे 5, यानी कि a को 5 दे दो और a को b की वैल्यू दे दो। लेकिन ये जो 2 इज इक्वल टू a लिखा है ना, वेरिएबल राइट साइड पे नहीं लिखा जा सकता, ये भी रॉन्ग है,
ये भी रॉन्ग है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप इसको रीड आउट करें, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। एक्स इज द नेम ऑफ द अरे नॉट एल वैल्यू। ये एल वैल्यू नहीं है, ये एक नेम है वेरिएबल का, ठीक है, नाम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखें इंट एन एक्स इज इक्वल टू 0.5, ये आपको बता दिया। यानी कि यहाँ पे देखें ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट क्विज बन सकते हैं, वो ये आपको वैल्यूज दे सकता है और आपको पूछेगा इज दैट अलाउ, आपने कहना नहीं अलाउ। एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि ये एरे में अलाउ नहीं है। वैसे ये प्रोग्रामिंग में अलाउ है लेकिन एरे में अलाउ नहीं है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 एरे में अलाउ नहीं है। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये भी अलाउ नहीं है। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एन, ये भी अलाउ नहीं है क्योंकि ये एक एड्रेस फाइंड कर रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है एक्स और प्लस बी एरे को वैल्यू, तो ये भी अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स, ये अलाउ है, तो ये एल वैल्यू है। यहाँ पे कुछ आगे स्टेटमेंट दी है, मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ। लिस्ट डाटा, वीडियो तो ऑलरेडी आपकी जो है लॉन्ग हो जाती है, तो क्या किया जाए, सारी बातों को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे ये जो ऊपर नॉट अलाउड है, अब उसने नीचे यहाँ पे सारी ये जो जितनी भी स्टेटमेंट है उसने रीजन बताई है। रीजन वही जो मैंने आपको बता दी है कि रीजन ये है कि यहाँ पे उसने जो एरे डिक्लेयर किया है एक्स नाम का, उसका जो है ना एरे का नाम उसने एक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब जहाँ पे उसने नाम एरे का एक्स रखा हुआ है तो नीचे यहाँ पे वो एक्स इज इक्वल टू उसको वेरिएबल के तौर पे लिख रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। यहाँ पे वो एक्स को वेरिएबल के तौर पे लिख रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू वेरिएबल x को नॉट अलाउड, क्योंकि ऊपर उसने नाम डिक्लेयर कर दिया अरे का। यहाँ पे उसने x नाम अरे का डिक्लेयर करी है, इसलिए ये अलाउ नहीं है। यही बात उसने बताई है कि उसने ऊपर ये जो है डिक्लेयर कर दिया, कहता है ये ऊपर वाले 3 तो ठीक हैं, द लास्ट 3 स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड, लेकिन नीचे वाले 3 ठीक नहीं है। उसकी रीजन बता रहा है कि यहाँ पे उसने अरे के तौर पे उसका नाम ले लिया, वो वेरिएबल के तौर पे नहीं ले सकता। ये सारी स्टेटमेंट उसने यही बताई है। अगर आपको वेरिएबल एरे वगैरह का नहीं पता तो इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, तब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। उसके बाद उसने क्या बताया, यहाँ पे उसने बताया कि फर्ज करो कि हमें कुछ स्टोर करना है, हमें कुछ कंपाइल नेम करना है, या कुछ हमें टेलीफोन डायरेक्टरी बनानी है। क्या बनाना है? टेलीफोन डायरेक्टरी बनानी है। इसको जरा बोर्ड कर देते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी बनानी है, कहता है हमने इसमें लिखना है 1 लाख नेम, इसमें हमने ऐड करने हैं, एरे ऐड करनी है। बट इसमें 1 लाख ऐड करने का तरीकाकार वही होगा। फर्ज करो हमने उसका नाम रख दिया ना, डाटा की टाइप हमने रख दी है 4, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा खराब हो जाएगा प्रोग्राम, नीचे मैं लिख के देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फर्ज करो नाम लिखने हैं, डाटा की टाइप होगी हमारे पास 4, ठीक है, और उसमें सी कैपिटल नहीं होगा, उसमें मैं उसका नाम रख देता हूँ Z, ठीक है। आगे मैं अरे डिक्लेयर कर देता हूँ, ये अरे डिक्लेयर कर दिया मैंने। उसका 1 लाख रखना है ना, तो मैंने उसका जो है साइज 1 लाख, और ये तरीकाकार होगा उसका, ठीक है। तो वो कहता है अगर हमने 1 लाख रखना है नेम अरे का, बट यू नेवर नो दैट द नंबर ऑफ द एंट्रीज, कहता है कभी वो यहाँ पे आप डबल भी यूज कर सकते हैं। अगर नाम लिखना है, अगर करेक्टर यूज करने हैं, इंटीजर यूज करना है, डबल लिख सकते हैं। डिक्लाइन फ्यूचर में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कहता है यू कैन नॉट से दैट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 1 करोड़। कहता है अगर आपको ये पता ही नहीं है कि टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 1 लाख है, तो फिर कहता है इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। कहता है डिक्लेयर द अरे ऑफ द 1 करोड़ नेम्स, आप 1 करोड़ वाली कहता है इसको डिक्लेयर कर। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि ये काम ठीक नहीं होगा कि आप, उसने यहाँ पे नीचे ये बताया कि वो कहता है ये चीज ठीक नहीं होगी कि अगर आपने यूज, आपको तो पता ही नहीं है कि एक्चुअली लोकेशन क्या है, तो आप वहां पे 1 करोड़ को कहता है वहां पे लिख दो और बाद में यूज लाख करो, तो कहता है ये ठीक नहीं होगा। फिर रिमेनिंग मेमोरी जो है ना, वो जो एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया वो लॉस्ट कर देगा, ये खराब बात होगी। उसके बाद कहता है प्रोग्राम दैट अरे ऑफ द साइज 30 इज नीड टू एलोकेटेड डायनामिकली, एक स्लिप हो गया ना वर्ड। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एरे प्रोग्रामिंग करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, तो अगर आपने कंप्यूटर को ये बात बतानी है कि मुझे 20 नंबर का जो है मेमोरी जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है, ये 30 नंबर वाली, तो आपको कुछ इस तरह से आप न्यू ऑपरेटर यूज करोगे। कौन सा ऑपरेटर? न्यू ऑपरेटर बेसिकली इसीलिए यूज होता है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज है, इसको हाईलाइट करते हैं। रुक जाए जरा आप 1 मिनट। जब भी आपने मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन को फाइंड करना होता है, किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए आप न्यू ऑपरेटर को यूज करते हो। तो यहाँ पे आपने इंट
यहाँ पे ये पॉइंटर y और न्यू ऑपरेटर को यूज करिए और बताया क्या उसको कि मुझे 20 नंबर की जो मेमोरी लोकेशन है वो मुझे दे दो। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको इतना कर लेते हैं सेव, सेव नहीं कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और ये यहाँ पे इसको पेस्ट किया। इसका मतलब यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि न्यू ऑपरेटर को यूज किया, ठीक है, और कंप्यूटर को मैंने बोला है कि मुझे भाई 30 वाला जो है ना लोकेशन फाइंड करके दे दो अरे की। तो ये न्यू ऑपरेटर इसलिए यूज होता है, ये याद रखिएगा न्यू ऑपरेटर। इसको जरा इधर से बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद उसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी प्यारी मजे की, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने डिक्लेयर y जो है ना इसको एरे के तौर पे डिक्लेयर किया है और आगे न्यू ऑपरेटर वो फाइंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो y है ना y, इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको एरे के तौर पे डिक्लेयर तो किया लेकिन आगे हम वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, और हमने ऑपरेटर न्यू यूज किया तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको हम एल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर हमने जो x को डिक्लेयर कर दिया था, ये देखिएगा x को ऊपर डिक्लेयर कर दिया और हम आगे x को वेरिएबल के तौर पे भी ले रहे हैं। यहाँ पे हम y को वेरिएबल के तौर पे नहीं ले रहे, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है, तो ये एल वैल्यू भी कहलाता है। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू x। ठीक है, ऊपर जाइएगा, यहाँ पे कहीं पे भी देख लें आपने x इज इक्वल टू y नहीं देखा था क्योंकि ऊपर डिक्लेरेशन कुछ और थी। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मेरी बातें भी समझ नहीं आ रही होंगी, मुझे यकीन है। ठीक है, प्रोग्रामिंग नहीं आती तो। अच्छा, आगे ये है कि ये बात क्लियर है, दिस इज करेक्ट, आगे भी बताया। अच्छा, जब हमने अपने कंप्यूटर के साथ जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, कीवर्ड डिलीट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। मेमोरी को रिलीज करने के लिए हम डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या बता रहा है कि हमारी जो अरे है उसमें जो y नाम के जितने भी हमने अरे बनाई है उस सबको डिलीट कर दो, रिलीज कर दो मेमोरी से। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ द डाटा, डाटा की कुछ लिस्ट है, ये आप खुद पढ़ लें, ये थोड़ा इजी वाला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उसने बताया कि जो हम क्वी यूज करते हैं ना, क्वी मतलब कतार के तौर पे यूज करते हैं उसको। यहाँ पे वो कहता है कि अगर हम इस तरह से, एक तरतीब होती है इसको यूज करने की, जिस तरतीब से हमने इसको यूज कर दिया उसी तरतीब से उठाना है। यहाँ पे क्या है, A1 A2 A3 A4, मतलब ये कहने का उसका, ये एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ से इसको हाईलाइट कर दूं, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है लिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट्स इज लीनियर ऑर्डर, यानी कि जब लिस्ट हम ऑर्डर की करते हैं ना, या हमने ऊपर एरे, एक एरे पढ़ा है, वो एक डाटा स्ट्रक्चर थी, वो एक डाटा स्ट्रक्चर की टाइप थी, दूसरी हमारे पास लिस्ट आ गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शायद उसने लिखा समटाइम अरे इज द साइज ग्रो एंड द टाइम्स एंड रिड्यूस, वी विल डू दिस विद द लिस्ट, लिस्ट भी एक आ गई है। ठीक है, ये लाइन भी पढ़ लेना आप। अच्छा, तो लिस्ट जो है ये भी एक डाटा की स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है और ये लीनियर ऑर्डर होता है इसका। लीनियर आप समझ तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इन द राइट साइड पे। कहता है सपोज वी हैव द 4 नेम, हम कहते हैं 4 हमारे पास नाम है और इनका ऑर्डर हमने कुछ इस तरह से रखा है, यानी कि A3 A1 A2 A4, ऑर्डर को चेंज कर दिया है। A3 इज द फर्स्ट, मतलब जो शुरू में है वो फर्स्ट है, जो उसके बाद है वो सेकंड है, A1 इज द सेकंड, A एंड इसी तरह सो ऑन, ये चलता जाएगा, यही ऑर्डर होता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन नेम, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है जो लागू होते हैं, उनके नाम बता दिए। क्रिएट द लिस्ट, अब मेमोरी में जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो स्पेस बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, क्रिएट द लिस्ट करने के लिए क्रिएट लिस्ट न्यू, ये आपने रीड कर लेना, जैसे आगे लिखा वैसे सेम एडिट पढ़ते जाना है। कॉपी, जब आपने कॉपी करना होता है ना, वन लिस्ट आपने बना ली है और उस लिस्ट को आपने दूसरे में कॉपी करना है, तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज करते हो, ये वाला। इस सबको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट वाले क्विज हैं ये सारे, इंपॉर्टेंट वाले, यकीन करो। उसके बाद क्लियर, जब आप कुछ भी बना लेते हो, जैसे डिलीट करते हो ना, वो टोटली खत्म कर देता है और ये क्लियर करता है मेमोरी के अंदर से। इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट एक्स, मतलब वो बता रहा है कि जो एरे है ना, इंसर्ट द एलिमेंट एक्स एट द पार्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट, वो बता रहा है कि एक खास पोजीशन में जो है ना एक्स, एलिमेंट एक्स को कहता है इंसर्ट कर दो। और आगे उसने सवालिया निशान क्यों लगाया, ये नहीं बताया उसने, कि ये बताने का मतलब है कि पार्टिकुलर लिस्ट को आप कर दो, लेकिन बताया नहीं है कौन सी वाली। ठीक है, रिमूव, यहाँ पे वो कहता है कि रिमूव द एलिमेंट एट द सम पोजीशन इन द लिस्ट, पोजीशन को रिमूव कहता है कर दो, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी। ठीक है, इसलिए गेट, कहता गेट द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, लेकिन बताई नहीं कौन सा एलिमेंट, पोजीशन में से कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है बताया नहीं है।
अपडेट एक्स, रिप्लेस द एलिमेंट गिवन पोजीशन एक्स, ठीक है, जो कि दी हुई पोजीशन है उसके साथ एक्स को रिप्लेस तो कर दो, लेकिन किसको ये भी नहीं बताया। फाइंड द एक्स, यहाँ पे कहता है डिटरमाइन द एक्स इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर एक्स को फाइंड कर लो, ठीक है। लेंथ, उसके बाद कहता है लेंथ को रिटर्न करने के लिए, उसके बाद ये आगे दिस इज इजी, तो यहाँ पे फंक्शन है। वीडियो लंबी हो जाती है, आपने बताना है कि क्या वीडियो मैं लंबी कर सकता हूँ। उसके बाद कहता है स्टार्ट, मूव द करंट पॉइंटर। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसमें थोड़ा सा ऊपर ये वाली लाइन, करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर से मुराद होता है जैसा कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ ना, जैसे ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये मेरा ऐसे ऐसे कर रहा है, शायद आपको वीडियो में ये नजर ना आए, जैसे ये हमारा कर्सर नहीं होता, ये ऐसे कभी अप कभी डाउन होता रहता है, ये पॉइंटर होता है। कहता है जहां पे करंट पॉइंटर, जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जहां पे मौजूदा पॉइंटर है उसकी बात कर रहे हैं। कहता है स्टार्ट, मूव द करंट पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो आपका ये होता है ना कर्सर, ये कभी ऊपर कभी नहीं, तो कहता है ये वेरी फर्स्ट पे चला जाए, तो ये स्टार्ट के लिए ये वाला फंक्शन यूज होता है। टेल पे, यानी कि टेल धुम को कहते हैं, तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा टेल ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट में, यानी कि जहां पे आपका कर्सर इस वक्त काम कर रहा है उससे अगली लाइन पे चला जाएगा, ये नेक्स्ट के लिए होता है। और बैक, जहां पे आपका काम कर रहा है उससे एक पॉइंट बैक में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये था आपका लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी, आपके क्विज भी क्लियर हैं, और आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या हम वीडियो को थोड़ा बहुत लंबा कर सकते हैं। लंबी तो आज भी बहुत ज्यादा हो गई है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।